नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट हर्षवर्धन सैनी। आज हम बात करेंगे मज़दूरों के बारे में। वो मज़दूर जिनके बारे में कभी ही जिक्र होता है। जिक्र कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि जब कोई त्रासदी आती है, जब इन पर दमन होता है, अत्याचार होता है, तब इनके बारे में जिक्र होता है। लेकिन आज हम दरअसल इनके बारे में जिक्र इसलिए कर रहे हैं, इस पूरे लॉकडाउन में इनकी क्या दुर्दशा बनी हुई है वो हम आप तक पहुँचाएँगे। और इससे पहले भी कई बार मैं आप तक पहुंचा चुका, लेकिन अभी तक इनके पास किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। आज हम जहां रहते हैं, जहां खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसमें एक मज़दूर का पसीना मिला होता है। इस देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ मज़दूरों का है। तो दरअसल अब मैं बात करूँगा लॉकडाउन 1.0 से लेकर 3.0 तक के बारे में। लॉकडाउन शुरू होने पर इनके साथ काफ़ी अत्याचार किया गया और इन तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाई गई। अगर हम हरिद्वार ज़िले की बात करें तो यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बिहार के जो मज़दूर हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हैं। और ये अगर मैं बात करूँ रुड़की की, तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 2000 के आसपास बिहारी रहते हैं, जिनकी मैंने कई बार कवरेज कर चुका। मैं इनकी जो स्थिति बनी हुई थी उनके बारे में आपको वाकिफ़ कराया, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से इन्हें मास्क वितरित किए गए, ना सैनिटाइज किया गया। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि इन तक अवेयरनेस भी नहीं पहुंचाई गई है कि कोरोना वायरस से बचकर कैसे रहना है। इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए आज मैंने जो रिपोर्ट बनाई है, दरअसल वो इनकी घर वापसी को लेकर है। दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग इतने परेशान थे, 40 दिन तक उन्होंने लॉकडाउन में इंतज़ार किया कि शायद कोई सरकार की तरफ से मदद मिले, लेकिन अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं पहुँचाई गई है। सिर्फ कुछ समाज सेवियों ने वहाँ खाना वितरित किया है। ये नहीं कह सकते कि घोटाला कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, कारण क्या है इन तक ना पहुँचने का। कोई नेतागण भी नहीं पहुँचा। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वोट नहीं है तो इनके पास सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। अब घर वापसी की अगर हम बात करें तो इनको अभी तक वंचित रखा गया है। अब सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगी है। सरकार कहने लगी है कि इनको हम घर वापस पहुँचाएँगे, इनके लिए ट्रेन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आज 12 तारीख है और 12 तारीख को ट्रेन की सुविधा शुरू होनी थी। दिल्ली से ट्रेन चलेंगी अलग अलग राज्यों के लिए, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के लिए कोई भी महत्वपूर्ण सूचना नहीं आई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इन लोगों के लिए नहीं दिया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये मज़दूर, जब पेशेंस ख़त्म हो चुका था, इनका सब्र ख़त्म हो चुका था, तो ये पैदल निकल दिए। अब पैदल निकलने में कितनी समस्या इन्हें हुई वो भी आप समझ सकते हैं। अभी एक दुर्घटना हुई थी कि ये 16 लोग लगभग जो पैदल अपने घर की तरफ निकले थे, वो ट्रेन से कटकर उनकी मृत्यु हो गई। उन 16 लोगों को हालांकि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, 80 लाख के आसपास मुआवजा जो दिया गया है। अगर ये मुआवजा इनकी मौत से पहले इनको घर लाने के लिए दे दिया होता तो ये स्थिति शायद ना आती। अभी भी मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकारों से कि आप हेलीकॉप्टर से फूल ना बरसाकर इनके लिए थोड़ा मदद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब IRCTC साइट पर ये बुकिंग शुरू होगी रेलवे की, जो मैं जानकारी इन तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी तक ना तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, ना प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी लेते हैं। अभी तक इनके पास सूचना कैसे पहुँचे कि रेल चलने वाली है या चल चुकी है, आप अपने घर जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ट्रेन चलेंगी उनमें से आपका श्रमिकों को लेकर ट्रेन चलाई जाएंगी। उत्तराखंड अभी हम नहीं कह सकते हैं उत्तराखंड में किन शर्तों पर ट्रेन चलेगी, और ये पहले चरण में उत्तराखंड का जिक्र अब तक नहीं किया गया है। बसों को लेकर भी काफ़ी संशय बरकरार है। 11 मई से शाम 4 बजे यानी कि कल बुकिंग शुरू हो चुकी थी। बुकिंग करने वालों में इतनी बड़ी तादाद थी कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक साइट क्रैश हो गई IRCTC की, लेकिन उसके बाद 6 बजे साइट को फिर दोबारा चलाया गया। बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अगर हम बात करें तो पहले इन लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ये घर जा पाएंगे। और हाँ, थर्ड क्लास AC जो है उसमें ही जा पाएंगे आप। कोई भी डब्बे सामान्य जनरल जो कोचेज़ होते हैं वो नहीं रखे गए हैं। और साइड में आपको बता देता हूँ, इन मज़दूरों तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नेताओं ने अभी तक कोई जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँचाई है। irctc.co.in इस साइट से आप बुकिंग कर सकते हैं अगर आप वापसी अपने घर जाना चाहते हैं।
यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ट्रेन का समय आपको पता लग जाएगा और कहाँ कितनी ट्रेन चलनी है, कहाँ से कहाँ तक चलनी है, ये सब पूरी जानकारी होंगी और आपकी बुकिंग भी यहाँ से हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन में ना तो खाने की सुविधा दी जाएगी ना पानी की सुविधा दी जाएगी। यहाँ अगर कोई चीज़ सुविधा है तो वो सिर्फ एसी कोचेज़ की है। तो इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। और ज़िले हरिद्वार में जहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, बिहार के ही नहीं देश के तमाम हिस्सों के लोग रहते हैं, उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आर्थिक मंदी को देखते हुए ट्रेन दोबारा शुरू कर दी गई हैं और यहाँ ट्रेन के साथ साथ उद्योग भी शुरू कर दिए गए हैं। जो लोग वापस जाना चाहते थे, अब शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो वापस नहीं जाना चाहते हों, क्योंकि अब उनका काम पर वापस लौट चुके हैं। अब समस्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने ये आ चुकी है कि अगर ये बिहारी वापस अपने बिहार जाते हैं तो यहाँ उद्योगों में काम कैसे होगा। अगर नहीं जाते हैं और जो जाना चाह रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार का क्या होगा। तो बहुत मैनेजमेंट इनको करना है इस विषय में। और कुछ लाइनें जो मैं निवेदित करना चाहूँगा तमाम मज़दूरों को, और वो उनकी दुर्दशा के बारे में है, वो आप देखिए। क्योंकि हम मजबूर हैं, बस इसीलिए मजदूर हैं। इन तारकोल की सड़कों ने जो धूप से गर्मी खींची थी, इस गर्मी ने बाहर पैरों की चमड़ी को बाहर खींचा है। कुछ घंटे की मोहलत देते, बस घर तक तो जाने देते। जब झटके में बंद किए हमको, बस रोटी की कीमत देते थे। हर 5 साल में एक बार तुम वोट चुरा ले जाते हो और संकट की इस बेला में तुम आंख चुराते रहते हो। फिर 5 साल में जागोगे, तुम वोट मांगने आओगे। फिर कई नए वादे करके तुम हमें रिझाने आओगे। फिर नए नए सपने लेकर तुम हमें लुभाने आओगे। पर कष्ट अभी जो उठा रहे, इन यादों को भी ले आना। मैं प्रश्न अभी जो उठा रहा, इनका उत्तर भी ले आना। है कैसा तेरा लोकतंत्र और कैसी तेरी आज़ादी। सरकार अमीरों के दबाव में एयरलिफ्ट कराती है, पर इन मजदूरों गरीबों को सड़कों पर दौड़ाती है। क्या इसीलिए हम भारत में हम बने हुए मजबूर हैं? क्या इसीलिए इस भारत के हम मेहनत कश मजदूर हैं? आपने देखा कि ये इन मज़दूरों की जो स्थिति है वो वाकई में काफ़ी शर्मिंदगी करने वाली है। और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम नेतागण हैं, इनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी कुछ सेवाएं यहाँ तक पहुँचाएं। इन तक खाना 3 तारीख तक ही पहुँचाया गया था, वो भी समाज सेवकों के द्वारा। इससे अलग जितनी भी व्यवस्थाएं हैं अभी तक पटरी पर नहीं आई हैं और यहाँ तक कोई सुविधा 3 तारीख के बाद खाने वाने की नहीं पहुँचाई जा रही हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भगवानपुर क्षेत्र की। यहाँ जो 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसमें लगभग 250 पैकेट्स का खाना जो है वो सड़ चुका है। यानी कि वो खाना बहुत एहतियात के साथ नहीं रखा गया था और उस खाने को 250 परिवारों तक पहुंचाया जा सकता था। ये एक बहुत निंदनीय प्रश्न है जो हमारे सामने। और क्यों नहीं ये खाना उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको ज़रूरत है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, बिहार से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ प्लेट में इनकी खाना दे दिया जाता है, ये लाइन में खड़े होकर खाना लेते थे, अभी वो भी बंद कर दिया गया है। तो सड़ने से अच्छा है वो खाना वहाँ ले जाए। अब ये नहीं कहना चाहूँगा कि कमी किसकी है किसकी नहीं है, तो ये देखने वाली बात होगी। मैं तमाम सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनके लिए बिल्कुल कदम उठाएं, इनके हित के लिए कदम उठाएं और हम भी इनके हितों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।